हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था सूक्ष्मकाय या माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज या सूक्ष्मकाय की अपन ने विस्तृत चर्चा कर ली थी। हाँ, टॉपिक तो कंप्लीट नहीं हुआ था लेकिन लगभग आधा अपन ने कर लिया था, जिसमें अपन ने ये चर्चा की थी कि डी डुवे और उनके साथियों ने सन 1966 में एक एकल कोशिकीय झिल्ली से आवृत कोशिकांग जो अंडाकार वृत्ताकार कण समान दिखाई दे रहा था उसकी खोज की थी, जिसमें एक सघन पदार्थ भरा हुआ था जिसको उन्होंने सूक्ष्मकाय नाम दिया। फिर अपन ने इसके बाद ये भी चर्चा की थी कि माउस की कोशिकाओं में ये 70 से 100 तक की संख्या में पाया जाता है, जबकि एक लाइसोसोम में 15 से 25 तक ही इसकी संख्या पाई जाती है। उसके बाद अपन ने चर्चा की थी कि यह प्रोटोजोआ, एल्गी, यीस्ट, प्लांट्स, सीड्स की कोशिकाओं में, पक्षियों में और जो मैमल्स होती हैं उनकी अनेकों कोशिकाओं में, जैसे यकृत है, अग्नाशय है, वृक्क है, मस्तिष्क है, पेशी कोशिकाओं में भी पाई जाती है। उसके बाद अपन ने इसकी शेप एंड साइज की बात की थी। उससे आगे शेप एंड साइज के आगे अपन बात करेंगे कि जो माइक्रो बॉडीज होती है इनमें एक सघन पदार्थ जिसे बोलते हैं डेंस मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, कण समान, महीन कण समान एक सघन पदार्थ या डेंस मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, जो एमिनो एसिड्स एवं यूरिक एसिड के प्रति कैसा होता है? पारगम्य होता है। यानी कि जो माइक्रो बॉडीज है उनमें एक सघन पदार्थ, कण समान सघन पदार्थ भरा हुआ होता है जो एमिनो एसिड्स एवं यूरिक एसिड के प्रति पारगम्य होता है, यानी कि वो उसमें स्टोर हो सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, ये जो माइक्रो बॉडीज या जो सूक्ष्मकाय है यह कोशिकाओं के, अपनी बॉडी की जो कोशिकाएं हैं उनके विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं और एंजाइम्स को स्टोर करने का काम करते हैं। किसको? एंजाइम्स को संग्रहित करने का काम। ये जो एंजाइम्स होते हैं यह बायो केमिकल रिएक्शंस, जिन्हें अपन हिंदी में बोलेंगे जैव रासायनिक क्रियाएं, यानी कि जो माइक्रो बॉडीज है यह अपनी बॉडी में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे अपन ने जिक्र किया था प्रोटोजोआ, यीस्ट, ब्रेन की कोशिका, लंग्स की कोशिका, वहां पे ये पाई जाती है माइक्रो बॉडीज, और इनमें एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, उन कोशिकाओं से संबंधित एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, जो एंजाइम्स बायोकेमिकल रिएक्शंस या जैव रासायनिक क्रियाएं करने में सक्षम होते हैं, अपने अपने स्थानों पर जाकर जैव रासायनिक या बायोकेमिकल रिएक्शन करने में सक्षम होते हैं। इन माइक्रो बॉडीज में एक डेंस मैट्रिक्स था जो प्रोटीन युक्त क्रिस्टलीय पदार्थ, कैसा होता है? प्रोटीन से बना हुआ क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ये जो डेंस मैट्रिक्स अपन बता रहे थे, एक सघन कण समान पदार्थ, यह क्या है? प्रोटीन से बना हुआ एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। क्लियर है यहां तक? अब अपन बात करते हैं माइक्रो बॉडीज के प्रकार की।
जो साइंटिस्ट थे उन्होंने माइक्रो बॉडीज के मोस्ट 2 टाइप बताए हैं। कौन कौन से हैं, इतना समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, ये लो इसको मिटा देते हैं अपन। जो 2 टाइप की मैं बात कर रहा हूं जो साइंटिस्ट ने बताए हैं माइक्रो बॉडीज के, वो है एक तो पेरोक्सिसोम और एक है ग्लाइओक्सिसोम। पेरोक्सिसोम और ग्लाइओक्सिसोम, इनका नाम आपने सुना होगा पहले भी। इन दोनों पे अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। फर्स्ट है पेरोक्सिसोम। यह जो पेरोक्सिसोम बॉडी है या जो काय है कण समान, जो एक प्रकार की माइक्रो बॉडी या सूक्ष्म काय है, यह लीवर और किडनी सेल्स में पाई जाती है। लीवर एंड किडनी सेल्स। जो यकृत और जो वृक्क की कोशिकाएं होती है उनमें ये ज्यादातर पेरोक्सिसोम नामक सूक्ष्म काय पाई जाती है। इसमें ऑक्सीकारी श्वसन जैसी क्रियाएं होती है। सेल्स में ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होती है, यानी कि जो किडनी और जो लीवर की कोशिकाएं हैं वहां पर ऑक्सीकारी क्रियाएं संपन्न होती है, जिन्हें बोलते हैं ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस, जिनमें O2 यूज में ली जाती है, यानी जो ऑक्सीजन होती है उसको काम में लिया जाता है। और लास्ट में क्या बनता है? H2O2, जिसे अपन बोलते हैं हाइड्रोजन परोक्साइड उत्पाद के रूप में बनता है। तो ये अपन ने बात कर ली एक पेरोक्सिसोम की, जो यकृत और वृक्क की कोशिकाओं में ज्यादातर पाई जाती है और वहां पर ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस या शोषणकारी क्रियाएं होती है, जिनमें ऑक्सीजन काम में ली जाती है और उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड या बनता है। क्लियर है? ऐसे ही अपन बात करें सेकेंड टाइप सूक्ष्म काय का, ग्लाइओक्सिसोम। यह भी एक प्रकार की माइक्रो बॉडी ही है। इसका ध्यान से सुनना, यह माइक्रो बॉडीज या सूक्ष्म काय जर्मिनेटिंग सीडलिंग, जिसे अपन बोलते हैं नवोद्भिद अंकुरण, यानी जो सीड्स की जो कोशिकाएं होती है, सीड्स की सेल्स। स्टार्टिंग में अपने जिक्र किया था कि यह है सीड्स की सेल्स में भी पाई जाती है माइक्रो बॉडीज। तो सीड की सेल्स में ग्लाइओक्सिसोम की बात हो रही है कि सीड्स की सेल्स में नवोद्भिद अंकुरण, जिन कोशिकाओं में नवोद्भिद या जिन बीजों में नवोद्भिद नया नया अंकुरण हो रहा है, नवोद्भिद अंकुरणों को बोलते हैं अपन जर्मिनेटिंग सीडलिंग, नवोद्भिद अंकुरण में यह लाइसोसोम नामक सूक्ष्म काय पाई जाती है। यानी कि जो बीज नए नए अंकुरित हो रहे होते हैं उनमें ग्लाइओक्सिसोम नामक सूक्ष्म काय या माइक्रो बॉडीज पाई जाती है। यहां तक समझ में आया? ठीक है। इन ग्लाइओक्सिसोम में या सूक्ष्म कायों में कैटेलेज
या हाइड्रोलेज एंजाइम के अतिरिक्त कुछ ऐसे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम? कैटेलेज है, हाइड्रोलेजेज है। इन दोनों एंजाइम्स, ये दो एंजाइम्स है जो मोस्टली सूक्ष्मकाय में पाए जाते हैं। इन एंजाइम के अतिरिक्त ग्लाइऑक्सिसोम में कुछ ऐसे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो इन सीड्स की जो वसा होती है उसको शर्करा में, यानी जो फैट होती है उसे शुगर में परिवर्तित करने का काम करते हैं। क्या काम है ग्लाइऑक्सिसोम का? कि जो बीजों में जो वसा संग्रहित होती है उसको शुगर में या शर्करा में परिवर्तित करने का ये काम करते हैं। और जैसे ही एक जो वसा है वो सारी की सारी शुगर में या शर्करा में परिवर्तित हो जाएगी, तो उसके तुरंत बाद ये जो ग्लाइऑक्सिसोम है, जो एक प्रकार की सूक्ष्मकाय है, यह भी नष्ट हो जाएगी। जैसे ही ये काम होगा तो ये ग्लाइऑक्सिसोम नामक सूक्ष्मकाय नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इसका काम ही इतना ही था कि जो बीज अंकुरित हो रहे हैं ताजा ताजा, उनकी जो वसा है उसको शर्करा में या शुगर में परिवर्तित करना, जिसके तुरंत बाद ये अपना काम करके नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपन माइक्रोबॉडीज के टाइप्स के साथ साथ इनके कार्य भी देखते रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके थे 2 टाइप्स। क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अब अपन बात करेंगे कि जो प्रोक्सिसोमल एंजाइम्स है वो कौन से हैं और उनके फंक्शंस क्या है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना इसमें। समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आए तो डाउट क्लास के लिए ऑप्शन खोलते हैं आपके, कि जिसको भी स्टूडेंट्स को कुछ डाउट हो तो डाउट क्लास में संबंधित लेक्चरर को क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। लेकिन अभी तक फर्स्ट ईयर से किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ है। इसका मतलब यही है कि या तो आप पढ़ नहीं रहे हो या फिर आपको सारा समझ में आ रहा है। ठीक है, दोनों में से एक ही काम हो सकते हैं। प्रोक्सिसोमल नेक्स्ट पॉइंट है अपना इसी में, एंजाइम्स एंड फंक्शंस, यानी जो पेरोक्सिसोम नामक माइक्रोबॉडी के जो एंजाइम है वो और उनके कार्य क्या है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो थोड़ा आपको केमिस्ट्री के रिएक्शंस जैसा लगेगा कि वैसे ही काम कर रहे हैं ये। तो अब अगर आपने ये क्या है RS2, ये कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और कार्बनिक पदार्थ है जिसके साथ क्रिया कर रही है ऑक्सीजन। क्योंकि अपन ने पहले चर्चा कर ली है प्रोक्सिसोम में कि यह एक ऑक्सीकारी रिएक्शंस होती है। ये लीवर और किडनी की कोशिकाओं में ज़्यादातर पाया जाता है और वहाँ पे ऑक्सीकारी रिएक्शंस होती है, यानी O2 को यूज में लिया जाता है। और एंड प्रोडक्ट क्या बताया था? अंतिम उत्पाद H2O2, जिसे अपन बोल रहे थे हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये जो R है ये कोई ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का को बताने वाला या उसका वो करने वाला एक ग्रुप है। तो ये अलग हो जाएगा यहाँ से, R प्लस प्रोडक्ट क्या बना? H2O2, H2O2। इसे अपन क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनिक सबस्टेंस, यानी कि कार्बनिक पदार्थ। ये O2 क्या है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या प्रोडक्ट बना अपने पास? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, अगर इस हाइड्रोजन परऑक्साइड की रिएक्शन अपन H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन अपन एक और ऑर्गेनिक सबस्टेंस से करवाए
एक और के लिए मैंने यहाँ पे डैश लगा दिया, यहाँ पे पहले डैश नहीं था। एंजाइम क्या थे? एंजाइम्स में कैटेलेज एंजाइम था, कैटेलेज। तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ध्यान से देखो, ये डबल कर दिया मैंने, ऐसे ऐसे अब सही है। तो H2O2 तो पहले था ही, इसके साथ अगर ऑर्गेनिक सबस्टेंस से भी रिएक्शन करवाए तो H2, यहाँ पे H2, तो ये डबल हो जाएंगे। तो अपन इसको क्या ले सकते हैं? R डैश प्लस 2H2O2, यानी कि हाइड्रोजन कितने थे इसमें? पहले 2 थे, लेकिन 2 और ऐड हो जाएंगे, तो 2 और 2 4, इसलिए 2H2, 2 इंटू 2 तो 4 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन 2 ही थी तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। क्लियर है? तो ऐसे जो प्रोक्सिसोमल एंजाइम्स है वो अपना कार्य करते हैं और अपना रिजल्ट बनाते हैं। जो उत्पाद है वो बनाना होता है वो बनाते हैं। यहाँ पे उत्पाद कौन सा क्या बन रहा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है। क्लियर है? अगर ये 2H2O2 है, यह क्या है? क्या बना यहाँ पे? 2H2O2, 2H2O2। ये अगर इसको तोड़े अपन कैटेलेज एंजाइम, तो किस में टूटेगा ये? 2H2O प्लस O2, 4 हाइड्रोजन निकल गए, यहां पे 4 थे। यहां पर अपने एक मिस्टेक की है, H2O2 बना था तो यहाँ पे अपने 2 लिखा था, तो यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के भी 4 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कितने थे? ओनली 2 ही थे, तो यहाँ पे 2H2O बनेगा। ठीक है? अगर 2H2O2 अगर ऑक्सीजन के भी डबल कर लेते हैं अपन, तो ये वापस पानी और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो ऐसी रिएक्शंस कंटिन्यू एक माइक्रो बॉडीज के द्वारा की जाती रहती है। ठीक है? जो एक प्रकार के इनके अंदर पाए जाने वाले जो एंजाइम्स है, कैटेलेज और हाइड्रोलेजेज, उनके द्वारा की जाती है। अगर ऐसे ही इसकी सेकेंड टाइप ग्लाइऑक्सिसोम की बात की जाए तो अपन को पता है कि उसमें कुछ स्पेशल टाइम के एंजाइम्स होते हैं इनके अलावा, जो क्या काम करते हैं? वसा को शर्करा में परिवर्तित करने का काम करते हैं और तुरंत ही नष्ट भी हो जाते हैं। ठीक है? अब इसमें एक लास्ट छोटा सा पॉइंट रह रहा है अपना, वो है माइक्रोबॉडीज की बायोजेनेसिस। किसकी? माइक्रोबॉडीज की। तो माइक्रोबॉडीज किससे उत्पन्न हो सकती है? किससे उत्पन्न हो सकती है? दिमाग पे जोर लगाओ, देखें। नहीं याद आ रहा? कोई ना, अपन बता देंगे अभी। तो नेक्स्ट इसमें पॉइंट है अपना बायोजेनेसिस ऑफ माइक्रोबॉडीज। ये जो सूक्ष्मकाय है यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मुकुलन द्वारा, जो ER होती है उससे मुकुलन, जिसे बोलते हैं बडिंग, यानी कोई ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ER है, इससे कोई उभार बने, ऐसे उभार बन गया और उससे ये अलग होके दूर चला गया। जो अंतःपरद्रवी जालिका की सिस्टर्नी थी उसका एक सिरा फूला, साइज में फूला, फूलने को क्या बोलेंगे अपन? मुकुलन या बड बनना, जो इस सिस्टर्नी से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी से अलग हो जाएगा और क्या बना लेगा? एक माइक्रोबॉडी या सूक्ष्मकाय बना लेगा। एक तो रास्ता यह है। दूसरा यह है कि माइक्रोबॉडीज में वृद्धि हो, पूर्व स्थित माइक्रोबॉडीज जो है
पूर्व स्थित माइक्रोबॉडीज में ग्रोथ एंड संलयन, जिसे बोलते हैं फ्यूजन, से भी माइक्रोबॉडीज उत्पन्न हो सकती है। यानी कि पहले से अगर कोई माइक्रोबॉडी या सूक्ष्मकाय है वो वृद्धि करके, ग्रोथ करके भी नई माइक्रोबॉडीज बना सकते हैं, या फिर दो माइक्रोबॉडीज है, जैसे एक ये है एक ये है, दोनों आपस में संलयित हुई और एक नई माइक्रोबॉडीज को जन्म दे सकते हैं। ठीक है, और इनका जो काम है वो करने के बाद ये लगभग 4 या 5 दिन में नष्ट भी हो जाती है। तो लगभग 4 से 5 दिन में ये नष्ट भी हो जाती है। इनका काम क्या है? जैसे मान लो ग्लाइऑक्सिसोम है, तो उसका काम क्या है कि जो नए नए सीड उग रहे हैं, अंकुरित हो रहे हैं, उनकी वसा को शर्करा में परिवर्तित करना। जैसे ये काम करेंगे वो 4-5 दिन में ही नष्ट हो जाएंगे। तो ये टॉपिक था अपना माइक्रोबॉडीज का, जो इस टॉपिक के साथ आज पूरा कंप्लीट है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे, थोड़ा टाइम हो रहा है अपने पास अभी, नेक्स्ट अंगक के बारे में, जिसका नाम है सेंट्रोसोम। हिंदी में बोलते हैं तारक काय। क्या है? सेंट्रोसोम। नाम सुना होगा आपने पहले भी। कहाँ मिलता है सेंट्रोसोम? किसने इसकी खोज की? किसने इसको क्या नाम दिया? वो सारी की सारी चर्चा भी अपन इसमें भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है अपना अंगक? तारक काय। इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। ठीक है, तारक काय या सेंट्रोसोम, ध्यान सुनना, तारक काय या सेंट्रोसोम किसी कोशिका के मध्य भाग में उसके न्यूक्लियस के पास या केंद्रक के पास उपस्थित अंगक होता है। कहां पर? कोशिका के मध्य में, किसी कोशिका के मध्य में उसके केंद्रक के पास उपस्थित अंगक होता है। इस कोशिकांग की सबसे पहले खोज वॉन बेंडेन ने 1887 ईस्वी में की थी। वॉन बेंडेन ने सन 1887 में सबसे पहले सेंट्रोसोम या तारक काय की खोज की थी, और उन्होंने ये बताया था कि ये जो तारक काय या जो सेंट्रोसोम है, यह क्या होते हैं? एस्ट्रल रेज, यानी तारक किरणें। जो एस्ट्रियल रेज होती है, जो तारक किरणें होती हैं, इनकी उत्पत्ति का केंद्र होते हैं, उत्पत्ति का केंद्र। वॉन बेंडेन ने सन 1887 में तारक काय की सबसे पहले खोज की, और उन्होंने ये बताया कि यह कोशिका अंगक एस्ट्रियल रेज या तारक किरणों की उत्पत्ति का केंद्र होते हैं। समझ में आया यहां तक? ठीक है, जो तारक किरणें बनती है ना, ऐसे ये सेंट्रोसोम है, ये तारक किरणें बन रही है ऐसे, दूसरी तरफ सेंट्रियोल ये है, ऐसे तारक तंतु ये बनाते हैं, सेम वही कहानी है। एक और साइंटिस्ट थे टी बोवेरी ने सन 1888 में, टी बोवेरी ने सन 1888 में इनको सेंट्रियोल नाम दिया। क्या नाम दिया? सेंट्रियोल नाम दिया।
और इनके अंदर जो पदार्थ पाया जाता है उसको काइनोप्लाज्म नाम दिया, काइनोप्लाज्म नाम दिया पदार्थ को। टी बोवेरी ने सन 1888 में इनको यानी तारकाय को सेंट्रियोल नाम दिया एवं इनके अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को काइनोप्लाज्म नाम दिया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये तो अपनी बात होगी कि ये अंगक जो है, कोशिका अंगक कहां पर पाए जाते हैं। सबसे पहले इनकी खोज किसने की और इसको सेंट्रियोल नाम किसने दिया, यहां तक क्लियर है सबके। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट लेंगे अपन वितरण, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये नोट कर लिया होगा आपने। डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी में वितरण। तो ये जो तारकाय है, ये जो सेंट्रोसोम है, यह है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। कौन सी में? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में। इसके अलावा है यीस्ट, डाइटम्स, इनमें एब्सेंट होते हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, यीस्ट है और डाइटम्स है। जैसे एल्गी होती है वैसे ही उसका एक प्रकार है अलग स्पीसीज का, क्लास का, डाइटम्स। उनमें ये सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं। इसके अलावा हाई लेवल के जो प्लांट्स हैं उनमें भी ये एब्सेंट होता है। जितने भी हाई लेवल के प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें भी ये सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। तो पाया किस में जाता है फिर? एग्जाम्पल देखना, फंजाई में, एल्गी में, समस्त एनिमल सेल्स में। तो प्राणी कोशिकाएं हैं उनमें फंजाई में, एल्गी में मास लाइक जो संरचना होती है उनमें। तो इन कोशिकाओं में ये सेंट्रोसोम पाया जाता है। बाकी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, यीस्ट है, डाइटम्स है, जो हाई लेवल के जो प्लांट्स हैं, उनमें ये एब्सेंट होता है। तो अपन ने ये चर्चा कर ली है कि इन किन किन कोशिकाओं में पाया जाता है, किसकी सबसे पहले इसकी खोज की। इस पॉइंट को अपन यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका बाकी का जो मैटर बचा हुआ है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।